हेलो दोस्तों, मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ़ यू। मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूँ गोटूल कोचिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। जैसा हमने पिछली वीडियो में चर्चा किया था, 5 नए ज़िलों पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। आज इसी कड़ी में हम लोग इस नए ज़िलों में 5वां ज़िला जो मैं क्लास लेने जा रहा हूँ, इस ज़िले का नाम है मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। ठीक है, तो हम लोग 4 ज़िलों पे चर्चा कर लिए थे और ये 5वां नए ज़िलों में से 5वां ज़िला है जो कि 1 सितंबर से लागू होने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 5 नए ज़िलों का आ भी चुका है आज के न्यूज़पेपर में कि कौन कौन से ज़िले किस किस दिन अस्तित्व में आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं वही बता देता हूँ कि किस किस दिन कौन कौन से नए ज़िले आएंगे। याद रखिएगा, 1 सितंबर को शक्ति ज़िला अपने अस्तित्व में आएगा, जबकि 2 सितंबर को आपका मोहेला मानपुर चौकी जिला। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप अगर देख सकते हैं तो यहाँ पे लिख लिए। 1 सितंबर को आपका है शक्ति जिला, 2 सितंबर को मोहेला मानपुर चौकी, 3 सितंबर को है मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, 4 को है खैरागढ़ छुईखदान गंडई और 5 को है सारंगढ़ बिलईगढ़। ठीक है, तो याद रखिएगा 1 को शक्ति, ठीक है, 1 को शक्ति, 2 तारीख को है मोहेला मानपुर चौकी और 3 को है मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। याद रखिएगा, माँ वाले सीरीज एक साथ हैं और गढ़ वाले एक साथ, ऐसे याद कर सकते हैं। शुरू में है शक्ति, फिर मोहेला मानपुर चौकी, फिर मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, उसके बाद छुईखदान खैरागढ़ गंडई, उसके बाद है आपका सारंगढ़ बिलईगढ़। तो याद रखिएगा 2 गढ़ नीचे है, सबसे फर्स्ट में शक्ति, क्रम से है 1 2 3 4 5 और 2 में है एमएमसी और एमसीबी, एमएमसी एमसीबी, ठीक है, केसीजी और सारंगढ़ बिलईगढ़। ठीक, तो लास्ट में 2 गढ़ हैं, ऊपर में शक्ति और बीच में याद रखना है मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर एमसीबी और एमएमसी। याद रखिएगा, तो क्रम से याद रखेंगे, शक्ति, मोहेला मानपुर चौकी, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, उसके बाद आपका गढ़ है, तो पहला है आपका खैरागढ़ छुईखदान गंडई, फिर है सारंगढ़ बिलईगढ़। याद रखिए, क्रम से कभी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं नवीन जिला मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। यह नवीन जिलों की श्रेणी में यह अंतिम जिला होगा जिस पे हम लोग इस जिले के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। इस जिले में क्या क्या वो प्रमुख चीज़ें हैं जो यहाँ से मिलती हैं, जैसे कि खनिज के बारे में इसकी जानकारी लेंगे, यहाँ पे कौन सी खनिज मिलती है, यहाँ पे कौन से जनजाति पाई जाती है, यहाँ पे कौन सी प्रमुख नदियाँ बहती है, यहाँ से कौन से प्रमुख सड़क गुजरती है, यहाँ से राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, यहाँ का सड़क कौन सा है, यहाँ पे ट्रेन रूट कौन सी है, उसके अलावा कौन सी पहाड़ी है, ठीक है, कितने जलप्रपात हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। मुख्य जगहों पर यहाँ पर चर्चा करेंगे, इसके बाद हम लोग डिटेल में इसके बारे में जानेंगे। चलिए आइए शुरुआत करते हैं मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। देखिए, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जो है यह कोरिया जिले से कट करके बनाया गया है। याद रखिएगा, कोरिया जिले से काट कर इस जिले को बनाया गया है। ये देखिए कोरिया जिला है, कोरिया जिले का लेफ्ट वाला भाग, ठीक है, जो मध्य प्रदेश से लगा हुआ था, इसको काट करके नया जिला मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर बनाया गया है। अर्थात हम कह सकते हैं कि मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जो है वह कोरिया जिला इसका जो है मातृ जिला है, जबकि संभाग, इसका मातृ संभाग जो होगा वह सरगुजा संभाग होगा। सरगुजा संभाग के अंतर्गत यह कोरिया जिले आता था, जिसके अंतर्गत कोरिया जिले को काट करके मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर बनाया गया। याद रखिएगा, कोरिया जिले का विभाजन सरगुजा संभाग से यानी सरगुजा जिले से हुआ था। पहले पूरा एक सरगुजा जिला हुआ करता था, जिसको काट करके 1998 में कोरिया जिले का विभाजन किया गया था। और अब 2021 15 अगस्त को इसकी घोषणा हुई थी, जबकि 11 नवंबर 20 अक्टूबर तक 3 जिले बताए थे मैंने, और ये 11 नवंबर को इसको राजपत्र में प्रकाशन करके छत्तीसगढ़ में 32वां जिला आपका मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर अस्तित्व में आया था। याद रखिएगा, यह जो है 32वां जिला है। ठीक, यह आपका 32वां जिला है। ठीक है, 11 नवंबर को आपका इसका प्रकाशन हुआ था राजपत्र में। तो सबसे पहले यह कोरिया जिले से विभाजन हुआ है, याद रखना है 2021 में। अब 2022 में मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जो है आपका 3 सितंबर को आपका अपने अस्तित्व में आने वाला है। चलिए देखते हैं इसकी सीमा रेखा कहाँ है। याद रखिए, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, इसकी सीमा रेखा याद रखिएगा मध्य प्रदेश
इसके लेफ्ट में पूरा क्या है, मध्य प्रदेश, यहाँ से ऊपर में, यानी कि पश्चिम में और पूर्व में पूरा, सॉरी उत्तर में, इसकी पूरी सीमा रेखा किससे बनती है, एमपी से बनती है। ठीक है, इसकी पूरी सीमा रेखा बनती है एमपी से। इधर भी आपका क्या है, एमपी है। ठीक है, इसके जस्ट नीचे बाजू में क्या है, गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला पड़ता है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा एरिया गौरेला पेंड्रा मरवाही का है, बाकी पूरा क्या है, मध्य प्रदेश है इसकी सीमा रेखा। ठीक है, सबसे ज़्यादा सीमा रेखा इसकी मध्य प्रदेश से बनती है। इसके अलावा इसके मातृ जिला आपका कोरिया है, तो कोरिया इसका सीमा रेखा है पूर्व में, जबकि नीचे में आपका सूरजपुर, थोड़ा सा एरिया सूरजपुर पड़ता है खड़गवां क्षेत्र का, और नीचे का जो एरिया है कोरबा जिले को जो टच करता है। तो याद रखिएगा कितने जिले टच करते हैं इसको, सूरजपुर 1, नीचे से आएंगे तो कोरबा 2, आपका गौरेला पेंड्रा मरवाही 3 और कोरिया 1 क्या है 4। तो याद रखिएगा 4 जिले और 1 राज्य इसकी सीमा रेखा बनाते हैं। सबसे पहले कोरिया से कटा है तो कोरिया 1 जिला है, नीचे आएंगे कोरिया के नीचे तो सूरजपुर, उसके नीचे आएंगे तो आपका कोरबा। ठीक है, साउथ में। अगर पूर्व में देखेंगे तो आपका गौरेला पेंड्रा मरवाही और मध्य प्रदेश राज्य। तो ये 4 जिले और 1 राज्य इसकी सीमा रेखा बनाते हैं। चलिए इस पे देखते हैं मुख्य चीज़ें जो यहाँ के मेन जगह हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ से प्रमुख नदियाँ। यहाँ की प्रमुख नदी है आपका हसदेव। ठीक है, ये हसदेव नदी जो है कैमूर पर्वत श्रृंखला, देखिए ये पूरा श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला मतलब बहुत लंबी पर्वत श्रृंखला होती है, जबकि पहाड़ी उसका एक भाग होता है। तो कैमूर पर्वत श्रृंखला है ये। ठीक है, जिस पर कैमूर पर्वत श्रृंखला से कैमूर पर्वत से निकली है आपकी हसदेव नदी। हसदेव नदी जो है कैमूर पर्वत से निकली है, जो कि यह देवगढ़ की पहाड़ी में स्थित है। कैमूर पर्वत श्रृंखला देवगढ़ की पहाड़ी, याद रखिएगा देवगढ़ की पहाड़ी कैमूर पर्वत श्रृंखला से निकली है हसदेव नदी। ये हसदेव नदी आपका कोरिया जिला और आपका मनेनगढ़ चिमरी भरतपुर जिले होते हुए और एमपी में प्रवेश करती है, और उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ में आपका कोरबा जिले में जाकर के महानदी में विसर्जित हो जाती है। ठीक है, शिवनारायण के पास, कोरबा के बाद जांजगीर चांपा जाती है और शिवनारायण के पास जाकर के विसर्जित हो जाती है। याद रखिएगा इस नदी पे सबसे बड़ी परियोजना महानदी परियोजना, जिसको बोलते हैं मिनी माता बांगो बांध परियोजना, बनाई गई है। ठीक है, देखिए सबसे ऊपर आते हैं कोरिया जिले के सबसे ऊपर, तो याद रखिएगा सबसे ऊपर है सीतामढ़ी हरचौका। सीतामढ़ी हरचौका याद रखिएगा यह रामायणकालीन स्थल है। सीतामढ़ी हरचौका क्या है, रामायणकालीन स्थल है। यहाँ से रामायण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पे सीतामढ़ी की गुफा है। याद रखिएगा सीतामढ़ी हरचौका अलग है और ये सीतामढ़ी गुफा है। तो सीतामढ़ी गुफा जिसको घाघरा गांव है, घाघरा गुफा भी कहते हैं। यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि भगवान राम और माता सीता कुछ समय के लिए निवास किए होंगे। ठीक है, हर चौका से अर्थ है यहाँ पे उनके खाना बनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि सीता माता यहाँ पे आकर के कुछ समय व्यतीत की होंगी और खाना वाना बनाए होंगे, तो इसलिए इस तरह का नाम हर चौका पड़ा है। ठीक है, चौका आप जानते हुए चूल्हा चौका। तो सीतामढ़ी गुफा का है, घाघरा ग्राम में है यहीं पे। और ये जो दिख रहा है आपको, ये कैमूर पर्वत श्रृंखला है, जिस पर इसको चांग बखार और देवगढ़ की पहाड़ी इसको बोलते हैं। चांग बखार रियासत था, ठीक है, इसलिए इसका नाम पड़ा चांग बखार, और देवगढ़ की पहाड़ी यहाँ पे स्थित है कैमूर पर्वत श्रृंखला में। देवगढ़ की पहाड़ी याद रखिएगा उत्तर में सबसे ऊंची चोटी देवगढ़ की पहाड़ी सबसे चोटी है कैमूर पर्वत श्रृंखला की सबसे चोटी है देवगढ़। और देवगढ़ 1033 पहाड़ी की सबसे चोटी कितनी है, उसकी ऊंचाई 1033 मीटर। ठीक है, कैमूर पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है देवगढ़ और उसकी हाइट कितनी है 1033। ठीक, याद रखिएगा इसी श्रृंखला के बाद यहाँ पे आपको पड़ेगा नीचे गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, सबसे टॉप में पूरा जंगल मिलेगा, पहाड़ मिलेगा। ठीक है, ये पहाड़ी एरिया है। याद रखिएगा ये जो एरिया है विंध्याचल पर्वत श्रेणी का भाग है। पूछेगा ये किस पर्वत श्रेणी का भाग है, चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी, यह किस पर्वत श्रृंखला का भाग है, तो यह विंध्याचल श्रेणी
का भाग है जो भारत में काटती है 2 भागों में। तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी का भाग कौन सा है, तो चांद बखार देवगढ़ की पहाड़ी। ठीक है, उसके जस्ट नीचे उस एरिया में देखेंगे ये जो ग्रीन ग्रीन आपको दिख रहा है, ये क्या है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं, उनमें से एक सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, इसकी स्थापना 1981 में 1981 में हुई थी। यह 1441 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। वर्तमान में यह 3 जिलों में इसका विस्तार है। पहला आपका मनेन्द्रगढ़, चिमेरी, भरतपुर, कोरिया और सूरजपुर, जबकि इसका मुख्य गेट जो है आज भी कोरिया जिले में है। ठीक है, याद रखिएगा। तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान अभी फिलहाल मनेन्द्रगढ़, चिमेरी, भरतपुर और कोरिया तो प्राचीन जिले हैं। इसके अलावा सूरजपुर में भी इसका विस्तार फैला हुआ है, जबकि इसका मुख्य गेट कहाँ पे है, कोरिया जिले में है। तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे। यहाँ की मुख्य विशेषता यह है कि यहाँ पे नील गाय और शेर पाए जाते हैं, क्योंकि ये जो एरिया है मध्य प्रदेश लगा हुआ है और मध्य प्रदेश के आजू बाजू बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं जहाँ पे शेरों के लिए फेमस है। ठीक है, तो यह जो इसका प्राचीन नाम जो था संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान था, लेकिन राज्य गठन के बाद इसका नाम चेंज कर दिया गया और वर्तमान में इसका नाम गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पे मुख्य रूप से नीलगाय, हिरण और शेर पाए जाते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे एक रियासत है चांग बखार देवगढ़ पहाड़ी में, एक रियासत चांग बखार जो कि 14 रियासतों में से एक रियासत है। इसके बारे में हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी मैं यहाँ पे जानते हैं कि चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी में चांग बखार रियासत है जो कि छत्तीसगढ़ में 14 रियासतों में से एक रियासत थी। ठीक है, उसके अलावा एक कोरिया यहाँ पे रियासत था। कोरिया से रियासत से अलग होकर के ही चांग बखार रियासत बना था। चलिए उसके नीचे आते हैं। भरतपुर जनकपुर लेफ्ट में बाजू में सबसे अंतिम तहसील है। ठीक है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का अगर अंतिम तहसील पूर्व में है तो भरतपुर जनकपुर। भरतपुर जनकपुर याद रखिएगा जुड़वा तहसील है यहाँ का। ठीक है, रामायण काल से ही इसका नाम भरतपुर जनकपुर पड़ा है। ठीक है, रामायण कालीन के वजह मतलब इनके स्थिति की वजह से ही इनका नाम भरतपुर जनकपुर नाम पड़ा है। ठीक, उसके बाजू में है कोटाडोल। ठीक है, भरतपुर जनकपुर के बाजू में कोटाडोल नामक जगह है। कोटाडोल से श्री राम वनगमन पथ के प्रारंभिक स्थल यहाँ से प्रारंभ हुआ है। कोटाडोल से याद रखिएगा, श्री राम वनगमन पथ के साक्ष्य का प्रारंभिक स्थल यहाँ से शुरू होता है कोटाडोल। कोटाडोल से अशोक की लाट प्राप्त हुई है। ठीक है, कोटाडोल कहाँ पे है स्थित, ये क्वेश्चन पूछा गया है। कोटाडोल कहाँ है वर्तमान में, कोरिया जिले में स्थित है। कोटाडोल से याद रखिएगा श्री राम वनगमन का स्थल का प्रारंभिक स्थल यहाँ से है। ठीक है, और यहाँ से अशोक की लाट प्राप्त हुई है। ठीक है, अशोक की लाट यानी कि चेयर में जो ऐसा रखने का होता है हाथ शेर का बना हुआ, तो याद रखिएगा कि अशोक की लाट कहाँ से प्राप्त हुई है, तो कोटाडोल कोरिया से। वर्तमान में यह किस जिले में स्थित है, वर्तमान में यह MCB मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा थोड़ा जूम कर देता हूँ आप लोग के लिए अगर नहीं दिख रहा होगा तो देखिए। सीतामढ़ी हर चौका देख लिए, घाघरा गुफा है। ठीक है, जहाँ पे उन्होंने बनाया था खाना वाना, तो वो सीतामढ़ी गुफा घाघरा ग्राम में स्थित है। कैमूर पर्वत श्रृंखला से हसदेव नदी निकलती है, यह हसदेव नदी है। चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी है जिसकी ऊंची चोटी है देवगढ़ और 1033 मीटर उसकी ऊंचाई है। उसके अलावा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है, इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। 1441 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। पूर्व नाम संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान था। हम लोगों ने भरतपुर जनकपुर देखा, रामायणकालीन स्थल होने के कारण इसका नाम भरतपुर जनकपुर पड़ा है। उसके प्रभाव के वजह से इस जगह का नाम भी भरतपुर जनकपुर रखा गया है। कोटाडोल के बारे में हमने चर्चा किया। श्री राम वनगमन पर्यटन परिपथ जो हमारा बन रहा है उसका प्रारंभिक स्थल कहाँ है, कोटाडोल कोरिया है। कोरिया में यहाँ पे अशोक के लाट प्राप्त हुए। चलिए उसके अलावा यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए यहाँ से भरतपुर जनकपुर नीचे ये दिख रहा है, ये जल, ये जो है ये नदी, ये जो नदी है इस नदी का नाम है बनास नदी। ठीक है, इस नदी का नाम क्या है, बनास नदी। बनास नदी जो है यहाँ से निकलती है और इस पर एक जलप्रपात है जिसका नाम है रामदाह। देखिए रामायणकालीन होने की वजह से ही लगभग इस एरिया का नाम राम और सीता के नाम पे रखा गया है। देखिए रामदाह या इसको बोलते हैं रामदा, रामदा या रामदा किस नदी पर स्थित है, तो बोलेगा तो यह बनास नदी, बनास नदी पर स्थित है। ठीक है, बनास, तो याद रखिएगा कि रामदा या रामदा किस नदी पर स्थित है, तो बनास नदी पर स्थित है। जलप्रपात का नाम है, यहाँ पे 3-4 जलप्रपात है जो प्रमुख जलप्रपात है। तो यह किस नदी पर है, बनास नदी। ये बनास नदी यहाँ से निकलती है और जाकर कहाँ मिल जाती है आपका, ये सोन नदी है।
ठीक है, सोन नदी में जाकर के मिल जाती है। ठीक, इसके अलावा यहाँ पे देखिए आपकी कैमूर पर्वत श्रृंखला से एक नदी निकल रही है जिसका नाम है गोपद। ठीक है, गोपद नदी में जाकर कहाँ मिल जाती है? सोन नदी में। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे देवगढ़ की पहाड़ी है, देवगढ़ की पहाड़ी से नेयूर नदी निकलती है। तो उत्तर की ओर बहने वाली नदियों में सबसे नदी यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? बनास, गोपद और नेऊर, ये तीन नदियां हैं जो कि उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। ठीक है, यह नदी सोन में जाकर के विसर्जित हो जाती है। तो याद रखिएगा कि उत्तर में तीन नदियां हैं, कोरिया और मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर के। ठीक है, सबसे पहला है लेफ्ट में सबसे पहला क्या पड़ेगा? बनास, फिर गोपद, फिर नेयूर, अगर क्रम में पूछे तो। ठीक है, सबसे पहले पड़ेगा बनास, फिर गोपद, फिर नेयूर। ये जाकर कहाँ मिल जाती है? सोन नदी में विसर्जित हो जाती है। याद रखिएगा सोन नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ है? अमरकंटक की पहाड़ी। ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ी में सोन नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ी में सोन नदी का उद्गम स्थल है। अमरकंटक की पहाड़ी से याद रखिएगा यह मध्य प्रदेश में स्थित है अमरकंटक, और यहाँ से तीन नदियों का उद्गम है। पहला तो है सोन, ठीक है, जो कि उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। दूसरा है जुहारी, और तीसरा आप जानते हैं नर्मदा, जो कि पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। 12-13 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, जो कि गुजरात में खंभात की खाड़ी में जाकर के विसर्जित हो जाती है। तो याद रखिएगा अमरकंटक की पहाड़ी से तीन नदियां निकलती हैं। पहला है सोन, दूसरा है जुहारी और तीसरा है नर्मदा। सोन नदी जाकर के गंगा में विसर्जित हो जाती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में उत्तरी जिला जो है हमारे सरगुजा संभाग में सोन गंगा अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो सोन गंगा अपवाह तंत्र में हमारी नदियां जो है कौन कौन सी नदियां हैं? तो ये नदी है यहाँ से देखिए बनास, कोरिया जिले में। ठीक है, आज अभी हम लोग कोरिया जिला और मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले की बात कर रहे हैं। तो मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में से बनास, गोपद और नेयूर, ये तीन नदी है जो जाकर के कहाँ मिल जाती है? सोन में। ठीक है, तो ये नदी देख लिए। दूसरा हम लोग देखे थे रामदाह जलप्रपात यह किस नदी पर स्थित है? तो बनास नदी पर स्थित है। इसके अलावा यहाँ से जो निकल रही है ये कैमूर पर्वत श्रृंखला से सबसे बड़ी नदी, ठीक है, इस एरिया की हसदेव नदी है। हसदेव को इस एरिया की जीवन रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, जीवन रेखा यहाँ पे जिस पर लोगों का जीवन निर्भर होता है, देखिए खेती किसानी, तो इस एरिया में जो नदी मुख्य नदी बहती है उस नदी का नाम क्या है? हसदेव। हसदेव नदी यहाँ की मुख्य नदी है। हसदेव पर याद रखिएगा अमृतधारा वाटरफॉल बहुत फेमस वाटरफॉल है। आप जाके यहाँ पे घूम सकते हैं, लुत्फ उठा सकते हैं। वर्तमान में इसका रौद्र रूप पेपर में छपा था अभी, बहुत ही शानदार सुंदर दृश्य है। तो अमृतधारा वाटरफॉल किस नदी पर स्थित है? तो याद रखिएगा किस नदी पर स्थित है? हसदेव पर। हसदेव नदी पर अमृतधारा वाटरफॉल स्थित है। ठीक है, अमृतधारा जलप्रपात। हाँ, एक याद रखेगा यहाँ स्पेशल है कि अमृतधारा के निकट में ही एक आश्रम स्थित है, जिस आश्रम का नाम है तपसी बाबा का आश्रम। पूछेगा तपसी बाबा का आश्रम कहाँ स्थित है? तो तपसी बाबा का आश्रम स्थित है अमृतधारा जलप्रपात के निकट, पास में तपसी बाबा का आश्रम स्थित है। ठीक है, देखिए इसके अलावा यहाँ पे हसदेव नदी पे दूसरा जलप्रपात क्या है? गावर घाट जलप्रपात किस नदी पे स्थित है? तो हसदेव नदी पर। अमृतधारा को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसके निकट में तपसी बाबा का आश्रम है, याद रखिएगा। उसके बाद गावर घाट जलप्रपात है, उसके बाजू में केल्हारी, लेफ्ट में तहसील है। ठीक है, याद रखिएगा केल्हारी क्या है? तहसील है इस जिले का, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर का। उसके नीचे आएंगे तो एक अक्कुरी नाला, एक नाले पर वाटरफॉल है अक्कुरी नाला जलप्रपात। इसे एरिया का एयर कंडीशनर भी कहा जाता है, वहाँ पे बहुत ठंडी हवाएं चलती हैं, तो इसके कारण यहाँ पे अक्कुरी नाला जलप्रपात को एशिया का एयर कंडीशनर कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे मुख्य जलप्रपात कौन से हैं? रामदा, दूसरा है आपका अमृतधारा वाटरफॉल, तीसरा आपका गावर घाट वाटरफॉल, और चौथा अक्कुरी नाला। अक्कुरी नाला को क्या बोलते हैं? एशिया का एयर कंडीशनर ऑफ कोरिया का एयर कंडीशन कहते हैं। उसके बाजू में है कुरासिया की पहाड़ी। ठीक है, कुरासिया की पहाड़ी, और यहीं पास है झगराखंड। ये देखिए झगराखंड और कुरासिया की पहाड़ी यहाँ पे कोयला उत्खनन के लिए फेमस है। ठीक है, झगराखंड और कुरासिया की पहाड़ी मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में जिले में कोयला उत्खनन के प्रसिद्ध क्षेत्र हैं। ठीक है, झगराखंड, कुरासिया की पहाड़ी, यहाँ से क्या निकलता है? रखना है आपको कोयला।
याद रखिएगा, इस जिले में आपको कोयले यानी गोंडवाना चट्टान के अलावा और कुछ नहीं खोजना है, क्योंकि यहाँ पे गोंडवाना शैल की क्रम पाई जाती है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा आपको, इस जिले में कोयला की प्राप्ति होती है। ठीक है, चलिए अब आते हैं ट्रेन रूट पे। अगर ट्रेन रूट से आएंगे, ठीक है, अनूपपुर स्टेशन से चलेंगे तो सबसे लास्ट में आपको मनेंद्रगढ़ से पहले एमपी में आपको पड़ेगा कोतमा और बिजुरी। तो ये जो कोतमा बिजुरी ये पे स्टेशन है, उसके बाद जैसे ही आप चलेंगे आगे ट्रेन रूट में तो आपको पड़ेगा बौरीडांड जंक्शन। पहले जंक्शन था, अभी इसका चेंज हो गया है, वहाँ पे ट्रेन नहीं रुकती सभी ट्रेनें। तो सभी याद रखिएगा, कोतमा बिजुरी के बाद जैसे आपका छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे तो जंक्शन सबसे पहला पड़ेगा बौरीडांड जंक्शन है। उसके बाद आपके आएगा मनेंद्रगढ़, उदल कछार यहाँ का स्टेशन है। मनेंद्रगढ़ भी यहाँ पे ट्रेन रुकती है, तो याद रखिएगा बौरीडांड मनेंद्रगढ़ ये ट्रेन रूट पर स्थित है और रोड में भी है। ठीक है, तो याद ट्रेन रूट में भी चलते हैं। तो कोतमा बिजुरी से जैसे आप क्रॉस करेंगे छत्तीसगढ़ में तो पड़ेगा बौरीडांड जंक्शन, उसके बाद मनेंद्रगढ़, फिर चिरमिरी, फिर सीधे आ जाएगा ये जहाँ जाता है बैकुंठपुर रोड चल जाता है। ये ट्रेन रूट हुआ। ठीक, एमपी से आएंगे तो अगर एमपी से आएंगे कोतमा से बिजुरी होते हुए तो सबसे पहले पड़ेगा आपको नेशनल हाईवे नंबर 43। ठीक है, नेशनल हाईवे नंबर 43। ठीक, NH 43 यहाँ से होके गुजरती है। याद रखिएगा, NH 43 कटनी से गुमला मार्ग है। ठीक है, 43 नंबर की सड़क ऊपर से होकर गुजरती है पूरे सरगुजा संभाग से। तो याद रखिएगा 43 नंबर की सड़क कहाँ से गुजरती है, तो सरगुजा संभाग से। इस जिले में कहाँ से गुजरती है, तो आपका मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया होते हुए आपका सूरजपुर, फिर अंबिका, फिर जशपुर होते हुए कहाँ चल जाती है, गुमला। इधर कहाँ से आ रही है, कटनी से। ठीक है, कटनी से गुमला मार्ग है, NH 43 नंबर की सड़क है। ये कहाँ से गुजरती है, यहाँ से देखिए मनेंद्रगढ़ बाद आपका चिरमिरी, उसके बाद बैकुंठपुर। ठीक है, 43 नंबर की सड़क है। ठीक, अब मनेंद्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर, तो यहाँ पे अभी इस जिले का मुख्य जगह यहाँ पे मनेंद्रगढ़ है, जिस जिला मुख्यालय यहाँ पे होगा। तो मनेंद्रगढ़ में याद रखिएगा अभी हाल ही में मैरीन फॉसिल्स पार्क, जीवाश्म के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जो कि लगभग करोड़ों वर्ष पुराने हैं। ठीक है, झगराखंड उसके नीचे है, जिस बताया मैं आपको कोयला के लिए फेमस है। उसके अलावा चिरमिरी, मनेंद्रगढ़ रूट से देखिए अलग से एक ट्रेन गया है चिरमिरी के लिए, वो जाकर बैकुंठपुर मिल जाता है, और यही रूट चिरमिरी से फिर अनूपपुर के लिए भी जुड़ गया है। तो याद रखिएगा मनेंद्रगढ़ चिरमिरी ये रोड से अलग है। ठीक है, याद रखिएगा चिरमिरी जो है वर्तमान में नगर निगम है, नगरीय निकाय की एक शाखा है, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, जिसमें चिरमिरी जो है नगर निगम है। 13 नगर निगम छत्तीसगढ़ में, 14 नगर निगम है। 13 उस नगर निगमों में से एक चिरमिरी नगर निगम है। चिरमिरी अपने आप में क्या है, एक हिल स्टेशन पर बसा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे मुख्य रूप से कोयला उत्खनन होता है। चिरमिरी, इसे छत्तीसगढ़ का स्वर्ग या जन्नत भी कहा जाता है। ठीक है, तो मनेंद्रगढ़ में देखें हम लोग क्या मिलता है, यहाँ पे मरीन फॉसिल्स पार्क यहाँ पे स्थित है, इसके नजदीक। ठीक है, जो कि हसदेव नदी के तट पर है। मरीन फॉसिल्स पार्क कहाँ स्थित है, हसदेव नदी के तट पर। 1 किलोमीटर वर्ग के 1 किलोमीटर एरिया में यह पार्क फैला हुआ है, जहाँ पर करोड़ों वर्ष पुराने जीवाश्म के अवशेष प्राप्त हुए हैं। उसके अलावा यहाँ पे क्या है, चिरमिरी ये हिल स्टेशन है जहाँ से कोयला उत्खनन होता है। इसके अलावा यह नगर निगम है, यहाँ की वर्तमान में महापौर कंचन जायसवाल है। ठीक है, ओबीसी सीट है कंचन जायसवाल। उसके नीचे देखिए क्या है, खोंगा पानी स्टेशन के पास ही है। यहाँ से भी क्या निकलता है, आपका कोयला उत्खनन होता है। उसके अलावा झगराखंड, याद रखिए खड़गवां यहाँ का क्या है, ये तहसील है। ठीक है, तो खड़गवां ये क्या है, तहसील है। तो इतने यहाँ पे मुख्य जगह थे। तो तहसील सबसे पहला देखिए भरतपुर जनकपुर, दूसरा यहाँ पे किल्हारी, तीसरा मनेंद्रगढ़, चौथा आपका चिरमिरी और पांचवा खड़गवां। ये 5 तहसील है यहाँ पे, जबकि 3 विकास खंड हैं। चलिए आगे सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। ये मुख्य जगह थे जहाँ पे हम लोगों ने चर्चा किया। अब आगे इसका डिटेल्स इसको देखते हैं। चलिए, नवीन जिला मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले की घोषणा हुई थी 15 अगस्त 2021 को 4 जिलों के साथ। 4 जिले एक साथ घोषणा हुए थे, जबकि 3 का 20 अक्टूबर को राजपत्र में प्रकाशन हुआ था, जैसे मैंने पहले बताया है। ठीक है, 20 अक्टूबर कौन से जिले थे, तो पहला आपका था MMC मोहला मानपुर चौकी। ठीक है,
दूसरा था शक्ति और तीसरा था सारंगढ़ बिलईगढ़। ये 3 जिले की राजपत्र में प्रकाशन या अधिसूचना कब आई थी? 20 अक्टूबर को। जबकि 11 नवंबर को किसकी अधिसूचना आई हुई है राजपत्र में? तो मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर का। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर याद रखना है 11 नवंबर को राजपत्र में प्रकाशन हुआ था। इसकी अधिसूचना कब जारी की गई थी? 11 नवंबर 2021 को। जबकि 4 जिलों का एक साथ घोषणा हुआ था 15 अगस्त 2021 को। इन 4 जिलों में 4 जिले कौन कौन से हैं? मोहला मानपुर चौकी, शक्ति, सारंगढ़ बिलईगढ़ और मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। खैरागढ़ उपचुनाव के दौरान खैरागढ़ छुखतान गंडई जिले का नया घोषणा हुआ है। देखिए यहाँ पे तहसील बताया मैंने, 5 तहसील है। पहला तो खुद मनेंद्रगढ़, ठीक है, भरतपुर और चिरमिरी, ये 3 जिलों के नाम पर 3 तहसील याद रखना है। चौथा आपका रखना है किल्हारी और 5वां रखना है खड़गवां। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर तीनों तहसील हैं। इन 3 तहसील के अलावा 2 तहसील याद रखना है, खड़गवां और नेक्स्ट क्या है? किल्हारी, ठीक है। विकासखंड में रखना है मनेंद्रगढ़, भरतपुर, जनकपुर और खड़गवां, याद रखिएगा। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में से मनेंद्रगढ़, भरतपुर, जनकपुर और खड़गवां। चिरमिरी याद रखिएगा क्या है? विकासखंड नहीं है, नगर निगम है ना, याद रखिए खड़गवां। ऐसे वर्तमान में नए नए तहसील और बनाए गए हैं यहाँ पे, ठीक है। हाल ही में भूपेश बघेल द्वारा पटना जिले को भी क्या किया गया है? नगर पंचायत दर्जा दिया गया है। पटना जगह को नगर पंचायत, कहाँ पे लिख दूँ? चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ नगर निगम, पटना लिख देता हूँ यहाँ पे, बैकुंठपुर में है नगर पंचायत। बैकुंठपुर के पास से 15 किलोमीटर दूर पे पटना को नगर पंचायत का दर्जा दिया गया है, ठीक। पहले वो ग्राम पंचायत था, अभी वो लागू नहीं हुआ है। नगर निगम, जैसे कोई भी नया अपडेट आते हैं आप लोग घबराइएगा नहीं, जैसे कोई नया अपडेट आता है नए, अभी क्या है, सभी जिले वर्तमान में अस्तित्व में आने वाले हैं। गवर्नमेंट के द्वारा कोई ऑफिशियल घोषणा जानकारी नहीं दी गई है, हम लोग अपनी जानकारी के अनुसार आपको ये सब चीज़ बता रहे हैं। जैसे ही कोई नई सूचना आती है, नया चीज़ मैप जारी होता है, तो हम आपको वो सारी चीज़ें अपडेट करके एक वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है। अभी वर्तमान में अनुशंसित स्रोत और जानकारी के अनुसार मिली जो भी जानकारी मिली है उसके अनुसार मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग घबराएंगे नहीं, जो भी नई जानकारी होगी वो आपको अपडेट करेंगे एक वीडियो के साथ। तो देखिए यहाँ पे विकासखंड कौन से वर्तमान में? पहला मनेंद्रगढ़, भरतपुर, जनकपुर, जो तीसरा खड़गवां, याद रखिएगा चिरमिरी नहीं है, ठीक है, और किल्हारी विकासखंड नहीं है। नगर निगम बताया मैंने, चिरमिरी नगर निगम है, जहाँ की महापौर कौन है? कंचन जायसवाल जी महिला उम्मीदवार थी, ओबीसी सीट है आरक्षित यहाँ पे, तो कंचन जायसवाल यहाँ पे क्या है? मेयर है यहाँ की। चलिए नगर पालिका परिषद है मनेंद्रगढ़ नगर पालिका परिषद है, जबकि नगर पंचायत अभी पटना हाल ही में क्या है? प्रस्तावित है, ठीक। विधानसभा क्षेत्र भरतपुर सोनहत, ठीक है, याद रखिएगा सोनहत। यहाँ पे कैमूर पर्वत श्रृंखला में देवगढ़ की पहाड़ी के पास सोनहत नामक जगह है, जहाँ से महतारी जतन योजना का शुरुआत हुआ था, याद रखिएगा। यहीं से क्या है? महतारी जतन योजना, खाना खिलाने वाला, ठीक है। महतारी जतन योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री श्री रमन सिंह जी ने की थी। तो भरतपुर सोनहत यहाँ पे क्या है? विधानसभा क्षेत्र है, जो कि एसटी विधानसभा क्षेत्र है, जबकि मनेंद्रगढ़ जनरल है। तो मनेंद्रगढ़ और भरतपुर सोनहत, याद रखिएगा, भरतपुर जनकपुर नहीं, भरतपुर सोनहत एक विधानसभा क्षेत्र है, जबकि यह कोरबा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। याद रखा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सरगुजा लोकसभा क्षेत्र में देखिएगा कोरिया जिला नहीं आता। कोरबा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा जिला आता है? तो कोरिया और मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, पहले पूरा कोरिया जिला था। अब याद रखिएगा कि कोरबा जिले के अंतर्गत, कोरबा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? तो आपका मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर और अब कोरिया जिला, पहले पूरा कोरिया जिला था, ठीक है। लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? तो कोरबा। NH 43 नंबर की सड़क यहाँ से गुजरती है, जो कि मैंने पहले बताया। यहाँ कहाँ से कहाँ है इसका रूट? कटनी से गुमला, कटनी MP से गुमला झारखंड, को जाती है। कटनी से शुरू होता है 43 और गुमला झारखंड में खत्म होता है। देखिए यहाँ पे भूगर्भिक शैल क्रम मैंने बताया था कि गोंडवाना क्रम की शैल पाई जाती है, जिसमें क्या पाया जाएगा? केवल कोयला पाया जाएगा। यहाँ पे धारवाड़, कड़प्पा कुछ नहीं मिलेगा, केवल क्या मिलेगा?
गोंडवाना शैल मिलेगा। गोंडवाना शैल बोले तो कोयला, ठीक है। गोंडवाना क्रम के चट्टाने में क्या पाई जाती है? कोयला पाई जाती है मुख्य रूप से। तो यहाँ पे शैल क्रम है गोंडवाना, जिस पर क्या मिलता है? कोयला। अब देखते हैं यहाँ पे कोयला क्षेत्र कौन कौन से हैं। जैसे मैंने बताया था, सबसे पहला तो बताया था आपको चिरमिरी, फिर कटकोना। कटकोना एक एरिया है वहाँ पे जहाँ पे कोयला मिलता है। झगराखंड और कुरासिया की पहाड़ी बताया था, झगराखंड और कुरासिया और सुहागपुर। याद रखिएगा, ये 5 जगह हैं जो कि मुख्य रूप से कोयला उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है इस जिले में। याद रखिए कौन कौन से जिले? चिरमिरी, कटकोना, कुरासिया, झगराखंड, सुहागपुर। ठीक है, चिरमिरी तो याद ही होगा, ठीक है। कुरासिया और झगराखंड की पहाड़ी है तो याद ही रखना है। इसके अलावा कटकोना, उसके अलावा सुहागपुर, ठीक है। सुहागपुर का विद्रोह भी हुआ था, ठीक है। तो इसको देखेंगे हम लोग हिस्ट्री में। तो सुहागपुर का विद्रोह किया था वहाँ पे। तो सुहागपुर का विद्रोह कहाँ हुआ था? कोरिया जिले में हुआ था। वर्तमान में अभी मननगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में है। तो इतना रखना है, खनिज कोयला क्षेत्र कहाँ कहाँ है? चिरमिरी, कटकोना, कुरासिया, झगराखंड, सुहागपुर। सुहागपुर में सुहागपुर का विद्रोह हुआ था। जनजाति, यहाँ पे जनजाति कौन सी पाई जाती है? कोल। याद रखिए, कोल लोग जो हैं कोयला खोदने काम करते हैं, कोयला खोदने काम करते हैं, इसलिए इस जनजाति का नाम क्या है? कोल। और भील, याद रखिए एमपी से लगा हुआ एरिया है, ये देखिए एमपी से लगा हुआ ये एरिया है, इसीलिए इस एरिया के बाजू में जो भी इधर जो रहेंगे वो क्या पाए जाएंगे? भील। भील जनजाति पाई जाती है। भील जनजाति एमपी के इस एरिया में मुख्य रूप से पाई जाती है। हमारा बॉर्डर एरिया है, इसलिए यहाँ पे क्या पाए जाएंगे? भील। और इस जिले में मुख्य रूप से क्या मिलता है? कोयला, इसीलिए यहाँ पे क्या पाए जाएंगे? कोल। तो 2 जनजाति है, कोल और भील। कोल क्या करता है? कोयला खोदने का काम करता है। यहाँ पे पहाड़ी कौन सी पाई जाएगी? कैमूर पर्वत श्रृंखला, जो कि किसका भाग है? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का भाग है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का भाग है कौन सा? कैमूर पर्वत, कैमूर पहाड़ी, कैमूर पर्वत श्रृंखला। यहाँ पर मुख्य जो पहाड़ी है कैमूर पर्वत श्रृंखला की, मुख्य पहाड़ी है वो देवगढ़, चांद बखार देवगढ़ की पहाड़ी यहाँ पे मुख्य है, मुख्य पहाड़ी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1033 मीटर, ठीक है। देवगढ़ पहाड़ी की हाइट, ठीक है, जो चोटी है, पीक, वो कितनी है? उसकी हाइट कितनी है? 1033। देवगढ़ पहाड़ी की हाइट कितनी है? 1033। कैमूर पर्वत श्रृंखला में एक चोटी है जिसका नाम है देवगढ़ की पहाड़ी, जिसकी हाइट कितनी है? 1033 मीटर। यह पहाड़ी जो है बघेल खंड के पठार के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये देखिए, ये जो है बघेल खंड पठार है, ठीक है। ये जो एरिया है, ये जो एरिया है पूरा यहाँ तक आधा बलरामपुर, ठीक है, सूरजपुर बलरामपुर, ये कहाँ आता है? बघेल खंड के पठार के अंतर्गत आता है। तो ये अब इतना आता है तो ये भी आएगा बघेल खंड। इसके बाजू में क्या है? एमपी में बुंदेलखंड, ठीक है, बघेलखंड, बुंदेलखंड, फिर इधर क्या आता है? मालवा। तो एक लाइन से पठार है, तो इसका ये पूर्वी भाग है, ठीक है। बघेलखंड पठार का पूर्वी भाग छत्तीसगढ़ में स्थित है, ठीक। तो ये जो एरिया है पूरा किस आता है? बघेलखंड के पठार के अंतर्गत आता है। कौन सा? पहाड़ी, चांद बखार देवगढ़ की पहाड़ी, ये पूरा जिला है, ये बघेलखंड पठार के अंतर्गत आता है। जबकि यहाँ की मुख्य नदी कौन सी है? हसदेव नदी यहाँ की मुख्य नदी है, जिसकी लंबाई कितनी है? 176 किलोमीटर। याद रखिएगा 176 किलोमीटर है। यह महानदी की मुख्य सहायक नदी है, महानदी की मुख्य सहायक नदी है उत्तर से, ठीक है। पूछेगा महानदी की मुख्य सहायक कौन सी नदी है उत्तर से? तो हसदेव नदी, जिसकी लंबाई कितनी है? 176 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल मैंने बताया था कैमूर पर्वत श्रृंखला के देवगढ़ पहाड़ी से, ठीक है। कैमूर पर्वत श्रृंखला के देवगढ़ पहाड़ी से हसदेव नदी का उद्गम हुआ है। क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं यहाँ से। किलोमीटर इसकी लंबाई, इसके अलावा कहाँ से निकली है उद्गम स्थल, और विसर्जन, विसर्जन कहाँ होता है? शिवनहर से आगे, है ना, तो महानदी जाके मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पे कौन सी नदियाँ हैं? गोपद, बनास और नेयूर नदी। नेयूर नदी कहाँ से निकली है? देवगढ़ की पहाड़ी से नेयूर नदी का उद्गम स्थल है, ठीक है। गोपद, बनास, नेयूर, यहाँ की और अन्य नदियाँ कौन कौन सी हैं? गोपद, बनास और नेयूर। उसके अलावा क्या है? हसदेव नदी, ठीक है। देखिएगा एक यहाँ पे आगे में कोरिया जिले में आपको मिलेगा, बताऊंगा, वहाँ पे हिंद नदी है। चलिए, गोपद, बनास, नेयूर, ये 3 नदियाँ रखना है, गोपद, बनास, नेयूर। उसके अलावा हसदेव यहाँ की मुख्य नदी है, तो पता ही होगा। तो आखिर नेयूर नदी कहाँ से निकली है? देवगढ़ की पहाड़ी से। आगे देखते हैं। इस नदियों पर जलप्रपात मैंने बताया था, अमृत धारा किस नदी पर है? हसदेव नदी पर है। हसदेव नदी पर मैंने आपको 2 जलप्रपात बताया था, कौन सा? अमृत धारा वाटरफॉल और गावर घाट वाटरफॉल। अमृत धारा और गावर घाट किस नदी पर स्थित है? तो हसदेव नदी पर। उसके अलावा अकुरी नाला, इसको क्या बोलते हैं?
एयर कंडीशनर ऑफ कोरिया, एयर कंडीशनर ऑफ कोरिया, एयर कंडीशनर ऑफ कोरिया, ठीक है, अकुरी नाला को बोलते हैं। उसके अलावा रामदा या रामदा किस नदी पर स्थित है? तो बनास नदी पर। बनास नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? रामदा या रामदा, ठीक है। तो बनास नदी पर स्थित है रामदा या रामदा। ये 4 जलप्रपात वहां के मुख्य हैं। अमृत धारा वाटरफॉल सबसे फेमस, सबसे सुंदर वाटरफॉल है इस जिले का, ठीक है, जो कि हसदेव नदी पर है। अकुरी नाला एयर कंडीशनर ऑफ एशिया है, जबकि रामदा या रामदा बनास नदी पर स्थित है। चलिए, चांद बखार रियासत के बारे में चर्चा करने वाले थे हम लोग, बताया था मैं, तो बहुत ही डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ में 1865 में जमींदारियों का गठन, पुनर्गठन करके रियासत का दर्जा दिया गया था। चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, क्या हुआ क्या था, कहानी देख लीजिए। 1862 में रिचर्ड टेम्पल, ठीक है, अंग्रेज अधिकारी थे, उन्होंने जमींदारी को नए सिरे से सर्वेक्षण करवाया। नए सिरे से सर्वेक्षण करवा करके किया क्या कि इस सर्वेक्षण के आधार पर पे 1865 में छत्तीसगढ़ में जो 14 जमींदारियां चल रही थी, उनमें से 14 जमींदारियों को रियासत का दर्जा दिया जाएगा। जो बड़े बड़े जमींदार थे, उनमें से छत्तीसगढ़ में जमींदारों को पुनर्गठन करके नए सिरे से सर्वेक्षण कराया और उन जमींदारियों में से 14 जमींदारियां मुख्य जमींदारियां चुनी और उन जमींदारियों को रियासत का दर्जा दिया गया, ठीक है। तो ये कब हुआ था? 1862 में। रिचर्ड टेम्पल नामक अंग्रेज अधिकारी ने जमींदारी का नए सिरे से सर्वेक्षण कराया और इस सर्वेक्षण आधार पर 1865 में छत्तीसगढ़ में 14 नए जमींदारियों को रियासत का दर्जा दिया गया। इसमें सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? कल भी मैंने बताया था और आज भी देख लीजिए कि इसमें सबसे बड़ी रियासत थी 13,000 वर्ग मील पर फैली हुई बस्तर रियासत। बस्तर रियासत जो थी सबसे बड़ी रियासत थी। सबसे बड़ी रियासत बस्तर रियासत था, जो कि दंडकारण्य का पूरा क्षेत्र, नीचे का जो जितना दंडकारण्य का क्षेत्र है, 7 जिला, वो पूरा सबसे बड़ी रियासत था। 13,000 वर्ग मील में फैला था। जब मैं शक्ति पढ़ा था तब बताया था आपको, ठीक है। देखिएगा कितने हजार वर्ग मील में फैला हुआ है? 13,000 वर्ग मील में फैला हुआ है। जबकि सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? शक्ति कितने वर्ग मील फैला हुआ है? 138 बताया था। 2 वहां के मुख्य शासक थे, हरि और गुज्जर, एक दिन में जितना दौड़े थे उनको उतना क्या मिला था? जमीन पुरस्कार स्वरूप मिला था। तो 138 वर्ग मील। सबसे छोटी रियासत कौन सी है? शक्ति। सबसे बड़ी रियासत बस्तर 13,000 वर्ग मील में फैला हुआ है, ठीक है। इसीलिए यह याद रखिएगा। इसी समय क्या हुआ? 1862 में 14 नए जमींदारियां बनी और उन 14 जमींदारियों को रियासत का दर्जा दिया गया और उस रियासत में से एक रियासत, 14 रियासतों में से एक रियासत कौन सा है? चांद बखार रियासत, ठीक है, चांद बखार रियासत। याद रखिएगा 1790 में चांद बखार जमींदारी या संपत्ति को, चांद बखार की जमींदारी या संपत्ति को कोरिया राज्य से अलग कर दिया गया। 1790 में चांद बखार को क्या कर दिया गया? कोरिया से डिवाइड। पहले पूरा कोरिया रियासत था, ठीक है। 1790 से पहले पूरा क्या था? कोरिया रियासत था। 1790 के बाद कोरिया रियासत को डिवाइड करके क्या किया गया? अलग करके नया रियासत बनाया गया, जिसका नाम था चांद बखार रियासत, ठीक है। चांद बखार जमींदारी या संपत्ति को कोरिया जिले से अलग करके क्या कर दिया गया? नया रियासत बनाया गया 1790 में, चांद बखार, ठीक। 1819 में अब क्या हुआ? आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। 1818 में आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। 1819 में आंग्ल मराठा युद्ध के बाद इस रियासत को राज्य के रूप में दर्जा दे दिया गया या मान्यता प्रदान की गई। तो चांद बखार रियासत को 1819 में क्या मिला है? राज्य के रूप में मान्यता या दर्जा दिया गया है, ठीक है, आंग्ल मराठा युद्ध के बाद। यहाँ के शासक पहले जो थे, इस 1790 से पहले यहाँ के शासक को राजा कहा जाता था, जबकि 1865 में जब रियासत का गठन हुआ तब यहाँ के रियासत को भैया की उपाधि से सम्मानित किया गया। याद रखेंगे कि यहाँ के जो शासक थे उनको पहले राजा से कहकर सम्मानित किया जाता था, राजा की उपाधि दी गई थी। जब 1865 में 14 देसी रियासतों का गठन हुआ छत्तीसगढ़ में, उस समय चांद बखार रियासत के शासकों को भैया की उपाधि से सम्मानित किया गया, ठीक है। देखिए, चांद बखार रियासत स्थापना कब हुई? 1865 में। 1865 में इस रियासत के शासकों को किसकी उपाधि दी गई थी? तो भैया की उपाधि दी गई थी। इससे पहले क्या बोला जाता था इन शासकों को? 1790 के बाद राजा कहा जाता था। यहाँ के मुख्य संस्थापक जो इस रियासत की स्थापना किए हैं, उनका नाम क्या है? जगदीश सिंह, ठीक है।
इस रियासत का संस्थापक कौन है? जगदीश सिंह है, जबकि उपाधि यहाँ पे क्या है? भैया। इससे पूर्व में क्या कहते थे इन रियासतों को? राजाओं को राजा। ठीक है, तो पूछेगा किस रियासत के शासकों की उपाधि भैया थी? तो किस शासक को भैया उपाधि भैया थी? तो भैया उपाधि थी चांग बखार रियासत के राजाओं की। विलय पत्र में हस्ताक्षर किसने किया था? राजा कृष्ण प्रताप सिंह ने। 1 जनवरी 1948 को भारत संघ में 562 देशी रियासतों का विलय हुआ था। उस देशी रियासतों में से चांग बखार रियासत में विलय पत्र में हस्ताक्षर करने वाले कौन थे? राजा कृष्ण प्रताप सिंह। ठीक है, जगदीश सिंह ने यहाँ पे स्थापना की थी इस रियासत की, जबकि विलय पत्र में हस्ताक्षर करने वाले कौन थे? राजा कृष्ण प्रताप सिंह। याद रखेंगे, कोई भी रियासत हो आपको याद कर रखना है कि उसकी स्थापना किसने की थी और विलय पत्र में हस्ताक्षर किसने किया था। पीएससी के द्वारा ऐसा क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड है। और उसके अलावा उपाधि यहाँ पे क्या थी? वंश कौन सा था? ठीक है, तो राजपूत थे इन लोग। ठीक है, आगे आते हैं पुरातात्विक स्थल पे। तो पुरातात्विक स्थल यहाँ पे कौन सा है? कोटाडोल। याद रखिएगा, पुरातात्विक स्थल यहाँ पे क्या है? कोटाडोल। कोटाडोल क्या है? पुरातात्विक स्थल है। अशोक कालीन मूर्तियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, बताया था कोटाडोल से अशोक कालीन मूर्तियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अशोक के लाट मिले यहाँ से, जो कि क्वेश्चन पूछा गया है। यह गोपद और बनास के तट पर स्थित है। देखिए कोटाडोल जो है गोपद और बनास के तट पर स्थित है। देखिए यहाँ दिखा देता हूँ, ये देखिए कोटाडोल है, ये कोटाडोल है। कोटाडोल ये क्या है? बनास नदी और ये गोपद। ठीक है, इसके तट पर स्थित कौन सा है? कोटाडोल। ठीक है, तो गोपद और बनास इन दोनों नदियों के तट पर स्थित कौन सा है? कोटाडोल। ठीक, बनास और गोपद के तट पर स्थित है। दूसरा पर्यटन स्थल पुरातात्विक स्थल कौन सा है? सीतामढ़ी हरचौका पुरातात्विक स्थल है। यहाँ पे क्या मिले हैं? भग्नावस्था यानी टूटी फूटी अवस्था में मंदिरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह किस नदी के तट पर स्थित है? तो पवई नदी। पवई नदी के तट पर स्थित है सीतामढ़ी हरचौका। पुरातात्विक स्थल है, भग्न अवस्था यानी टूटी फूटी अवस्था में मंदिरों का अवशेष प्राप्त हुए हैं। उसके अलावा मुरेरगढ़ इसी जिले में है। ठीक है, एक जगह है मुरेरगढ़, वे भी क्या है? पुरातात्विक स्थल है। यहाँ पे प्राचीन किला मिला है, प्राचीन मंदिर मिले हैं, और ये क्या है? एक हिल स्टेशन है, घूमने का जगह है। ठीक है, देखिएगा मुरेरगढ़ पुरातात्विक स्थल है, यहाँ पे प्राचीन किले और मंदिर मिले हैं। इसके अलावा यहाँ पे हिल स्टेशन के लिए यह फेमस है। चलिए आते हैं धार्मिक स्थल। इस जिले के धार्मिक स्थल कौन कौन से हैं देखते हैं। पहला है हरचौका। ठीक है, एक सीतामढ़ी हरचौका है, एक हरचौका सीतामढ़ी गुफा। ठीक, तो हरचौका यहाँ पे देवी देवताओं का प्राचीन मंदिर मिला है। ठीक है, देवी देवताओं का प्राचीन मंदिर मुहावी नदी के तट पर स्थित है। रखिएगा, हरचौका किस नदी के तट पर स्थित है? ऐसे क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं कभी कभार। जैसे अभी चांग देवी का मंदिर पूछा गया था, हो सकता है कभी भविष्य में आपसे पूछा जाए, तो आप याद रखिएगा मुहावी के नदी के तट पर कौन सा जगह स्थित है? तो हरचौका। या हरचौका किस नदी तट पर स्थित है? तो मुहावी नदी के तट पर स्थित है। देवी देवताओं का यहाँ से प्राचीन मंदिर मिला है। ठीक है, तो मुहावी नदी तट पर स्थित है हरचौका। उसके अलावा सीतामढ़ी गुफा बताया था घाघरा ग्राम में है, भरतपुर तहसील में स्थित घाघरा ग्राम है। ठीक है, याद रखिएगा घाघरा ग्राम या घाघरा गुफा ही बोलते हैं, पूछ सकता है घाघरा गुफा कहाँ स्थित है? तो मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में। एक किंवदंती, एक कथा प्रचलित है कि यहाँ पे भगवान राम और माता सीता ने कुछ समय व्यतीत किए थे। ठीक है, यहाँ पे कुछ समय व्यतीत किए थे, कुछ समय के लिए यहाँ पर क्या किए थे? निवास किए थे। तो याद रखिएगा ये हर चौका मतलब कुछ समय के लिए निवास किए थे। यहाँ पर खाना वाना बनाने के साक्ष्य मिलते हैं, ऐसा किंवदंती में प्रचलित है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि यहाँ पे हर चौका नाम उसी लिए पड़ा है, चौका बेलन, समझ रहे हैं? तो उसी वजह से पड़ा है हर चौका। देवी देवताओं का प्राचीन मंदिर है, मुहावी नदी के तट पर स्थित है। दूसरा धार्मिक स्थल है सीतामढ़ी गुफा। सीतामढ़ी गुफा कहाँ है? घाघरा ग्राम में है। ये घाघरा ग्राम कहाँ है? भरतपुर तहसील में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर भगवान राम और माता सीता ने कुछ समय के लिए यहाँ पे समय व्यतीत किया था। नेक्स्ट जो आपका धार्मिक स्थल है वो है भगवानपुर। अभी हाल ही में पीएससी के 2021 जो प्री हुआ था उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था कि चांग देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो चांग देवी का मंदिर स्थित है भगवानपुर में। और ये किस जिले में है? उस प्रश्नकाल के दौरान जो यह जिला था कोरिया जिला था। वर्तमान में यह अगर ऐसा आएगा तो मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर होगा। ठीक है, चलिए इसके अलावा एक और यहाँ पे है छतौड़ की गुफा। पूछेगा छतौड़ की गुफा कहाँ स्थित है? तो यह मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में। जैसे क्वेश्चन पूछा गया था कि चांग देवी का मंदिर कहाँ स्थित है, ऑप्शन में कोरिया जिला था, वैसे ही
छतौड़ की गुफा। याद रखिएगा जिलों का गठन अभी हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन आपसे पुराने पूछा जा सकते हैं, पुराने जिलों से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप नए के हिसाब से और पुराने दोनों के हिसाब से आप क्वेश्चन को याद रखेंगे। तो पहले जो जिला था ये कोरिया जिला था, लेकिन वर्तमान में क्या है, ये मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं धार्मिक स्थल की ओर। धार्मिक स्थल में हम लोग सबसे पहले पर्यटन स्थल, धार्मिक स्थल देखा, अब हम लोग देखने जा रहे हैं पर्यटन स्थल। यहाँ के मुख्य पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं? पहला चिरमिरी। चिरमिरी को क्या बोलते हैं? छत्तीसगढ़ का स्वर्ग। छत्तीसगढ़ का स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ पर ये हिल स्टेशन भी है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का स्वर्ग बोलते हैं, हेवन ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का जन्नत के नाम से जाना जाता है चिरमिरी को। यह हिल स्टेशन है। चिरमिरी केवल और केवल किसके लिए फेमस है? हिल स्टेशन के लिए, याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर कोयला उत्खनन क्षेत्र भी है। कोयला यहाँ से निकलता है क्योंकि यहाँ पे गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। तो चिरमिरी का जो क्षेत्र है वो कोयला उत्खनन के लिए फेमस है। इसके अलावा यहाँ पे रमैया धाम, रमैया धाम धाम करके एक मठ मंदिर है, रमैया धाम। उसके अलावा जोगी मठ, ठीक है। जोगी मठ और रमैया धाम कहाँ स्थित है? चिरमिरी में। ठीक, याद रखिएगा छत्तीसगढ़ का स्वर्ग या जन्नत किसे कहते हैं? चिरमिरी को। हिल स्टेशन स्थित जो चिरमिरी है वो एक अपने आप में हिल स्टेशन है, ठीक है, पर्यटन स्थल है। यहाँ पर कोयला उत्खनन के लिए यह क्षेत्र जो है फेमस है। इसके अलावा यहाँ पे एक मठ और धाम स्थित है जिसका नाम है रमैया धाम और जोगी मठ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका पर्यटन स्थल में आएगा मनेंद्रगढ़। मनेंद्रगढ़ यहाँ पे प्राचीन काल के फॉसिल्स के पार्क मिले हैं, ठीक है, जो कि लगभग करोड़ों वर्ष पुराने हैं। बताया था 28 करोड़ वर्ष पुराने। मरीन फॉसिल्स पार्क मनेंद्रगढ़ के समीप, ठीक है, मनेंद्रगढ़ के आसपास कुछ दूरी में मरीन फॉसिल्स पार्क जो कि हसदेव नदी के तट पर स्थित है, वहाँ पे मिली है। मनेंद्रगढ़ के निकट स्थित है, ठीक है, हसदेव नदी के तट पर। पूछेगा मरीन फॉसिल्स पार्क किस नदी के तट पर स्थित है? तो हसदेव नदी के तट पर स्थित है। लगभग 1 किलोमीटर एरिया में यह पार्क फैला हुआ है, जो कि जिसमें लगभग जहां पर जीवाश्म के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जीवाश्म के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो लगभग 28 करोड़ वर्ष पुराने हैं, ठीक है। तो हसदेव नदी के तट पर मनेंद्रगढ़ के समीप मरीन फॉसिल्स पार्क, जीवाश्म पार्क मिले हैं, जो कि लगभग 1 किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ है और जहां पर 28 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर प्राप्त जीवाश्म जो फॉसिल्स है, जीवाश्म याद रखिएगा फॉसिल्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो हिंदी में जीवाश्म बोलते हैं जबकि इंग्लिश में फॉसिल्स। तो फॉसिल्स जीवाश्म जो है इसको गोंडवाना सुपर ग्रुप की चट्टान के अंतर्गत रखा गया है। तो पूछेगा कि मनेंद्रगढ़ के निकट जो स्थित है हसदेव नदी तट पर मरीन फॉसिल्स पार्क, इसे किस क्रम की चट्टान के अंतर्गत रखा गया है? तो गोंडवाना क्रम की सुपर ग्रुप की चट्टान के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। अब देखिए इसको याद रखना है, गोंडवाना में क्या मिलता है? गोंडवाना क्रम में आपका कोयला मिलता है। तो गोंडवाना क्रम तो ऐसे ही है। चिरमिरी में क्या मिलता है? मनेंद्रगढ़ में कोयला। तो गोंडवाना सुपर ग्रुप की चट्टान के अंतर्गत रखा गया है। गोंडवाना तो वहाँ मिलेगा ही, तो याद रखना है गोंडवाना सुपर ग्रुप की चट्टान की श्रेणी में इसे रखा गया है, ठीक है, गोंडवाना सुपर ग्रुप चट्टान के अंतर्गत। नेक्स्ट आपका पर्यटन स्थल है गुरु घासीदास नेशनल पार्क। गुरु घासीदास नेशनल पार्क जैसा आपको बताया था कि पहले यह कोरिया जिले में स्थित था, वर्तमान में यह कोरिया, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और सूरजपुर जिले में फैला हुआ है, लेकिन इसका जो गेट है अभी भी कोरिया जिले में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1981 में हुई थी, जबकि इसका प्राचीन नाम संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है। यह जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में स्थित है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल जो है 1441 वर्ग किलोमीटर है, 1440.7 है, ठीक है। लेकिन आप लगभग याद रखिए 1441 एग्जाम में आएगा, आपसे क्वेश्चन लग जाएगा। 1441 एग्जाम में क्वेश्चन लिया गया, आंसर लिया गया है। 1441 वर्ग किलोमीटर में यह पार्क फैला हुआ है, जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पार्क है, सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। छत्तीसगढ़ में 3 नेशनल पार्क हैं, जिसमें से एक सबसे बड़ा कहाँ पे है? कोरिया जिले में स्थित है। कोरिया और मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में स्थित है, ठीक है। यहाँ पर मुख्य रूप से नीलगाय, शेर और हिरण पाए जाते हैं। यह याद रखिएगा, यह जो है नीलगाय और शेर के लिए यह राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश का जो एरिया है लगा हुआ है और यहाँ पे आसपास क्या कहते हैं? शेर पाए जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर शेर और नीलगाय आपको मुख्य रूप से देखने को मिलेंगे। तो इतना इन्फॉर्मेशन था दोस्तों इस जिले में। हम लोग 5 नए जिलों का नया सीरीज शुरू किए थे, 33 जिलों का सीरीज शुरू किए थे, जिसमें हम लोगों ने पहले 5 नए जिलों के बारे में पढ़ा है।
आगे हम लोग 28 जिलों का और संभाग वाइज जिले का परिचय देखेंगे। आज आपका ये 5 नवीन जिलों में से 5 नया जिला, 5वां जो जिला मैंने बताया, ये आप सीरीज कंप्लीट हुआ। तो आगे हम लोग संभाग वाइज चलेंगे। आपको कोई भी डाउट हो, ठीक है, किसी भी तरीके के डाउट हो, किसी भी प्रकार के डाउट के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है ना, इस नंबर पे आप लगा करके हमारे टीचर्स से डायरेक्ट आप डाउट को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, आप सब को अगर यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमको एक नवीन ऊर्जा मिल सके और हमको पहचान मिल सके। और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ऐसे लोगों तक पहुंचाइए जो गरीब से गरीब, गांव से गांव तक पहुंचते हैं, हमारी मेहनत उन तक पहुंच पाए और उनको क्वालिटी कंटेंट और जो हमारी चीज़ द्वारा जो बताई जा रही हैं वो उन तक पहुंच पाए। इसके लिए हम आप सबके आभारी रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पे। आप नेक्स्ट वीडियो लेक्चर लेके आएंगे जब। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच आप सभी को। हैव अ ग्रेट डे।